बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ आपके साथ है नादिर। I'm इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या आप खैरियत से हैं। वैसे तो ये हवाएं जो है ना, ये हमारे एसी की हैं, लेकिन कल बड़ी ज़बरदस्त तेज़ ठंडी हवाएं चली और ऐसी हवाएं चलेगी भाई, मौसम का रुख बदल गया, हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जज्बात भी बदल गए कुछ लोगों के। बारिश थोड़ी कम हुई, ज़्यादा हो जाती तो अच्छा था, लेकिन आंधी बड़ी मुँह रही बहरहाल, और उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन हस्बे साबिक जैसा कि हम मुसलसल आ रहे हैं ना, सुबह सुबह आपको खबर देते तो शदीद गर्मी का बहरहाल थोड़ा सा जोर ज़रूर टूटा है ना। बिल्कुल ऐसे है, और सुकून मिला है सबको, गर्मी से सताए सब शहरियों को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई है, गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम कदर खुशगवार हो गया है। अगर बात करें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, झंग और दीगर शहरों की, तो वहाँ भी बारिश हुई है। लाहौर में भी आंधी के बाद बादल बरसे, लेकिन हमेशा से जब आंधी आती है, बादल बरसते हैं, तो एक नुकसान ये होता है कि बहुत सारे फीडर्स ट्रिप हो जाते हैं और कई इलाकों में बिजली गायब हो जाती है। इस तरह से लोग इंजॉय तो नहीं कर पाते मौसम उस तरीके से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, परेशानी का सामना करना पड़ता है। दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 7 अफराद जाँ भाग भी हुए हैं, 3 जख्मी हो गए हैं। पेशावर और गिरदोनवा में भी बारिश जो है वो हुई है, नुकसान भी साथ साथ हुआ है, लेकिन गर्मी का जोर बहरहाल टूटा है। अनफॉर्चुनेट खबर है ये कि 7 अफराद जाँ बहक हुए और 3 के ज़ख्मी होने की तरह है। चित्राल की बात करें तो यहाँ पे यालाबारी भी रिपोर्ट की गई है, और ख़ास तौर पे जब आंधी चलती है तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है उन जगहों पे जहाँ पे ये बिल बोर्ड्स वगैरह हैं। वैसे तो उन पर पाबंदी है, लेकिन कुछ जगहों पे हैं, और दरख्तों के नीचे से भी फिर गुजरने से या रहने से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह करे जब बारिशें हों तो बस खैर की बारिशों में हम तो ये दुआ करते हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान के लिए अब हमने सोच लिया, अब हम आपको 70% अच्छी खबरें देंगे, इससे बढ़ के कोई अच्छी डील आपको 2024 में नहीं मिल सकती। उनमें से एक अच्छी खबर ये है कि 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहा है, आपको मालूम है। इसका राउंड 2 जारी है और पहली दफ़ा हमारे ब्रदर डियरेस्ट इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब की फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। वे बेटर इन रैंकिंग, वे बेटर इन फैन फॉलोइंग। सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान पहुंची है, पहली दफ़ा लैंड हुई है। ये चार्टर्ड फ्लाइट से रियाद के ज़रिए इस्लामाबाद टीम पहुंची, जहां पे हम इनको अपने प्लेटफॉर्म से भी आहलन वसाहलन मरहबा कहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान आए। यहाँ पे सऊदी सफ़ीर हिज एक्सीलेंसी नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने टीम का इस्तकबाल भी किया। जो हमारे सेक्रेटरी हैं IPC ज़हूर अहमद साहब वहाँ पे थे। इसके अलावा DG PSB शाहिद इस्लाम, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब वहाँ पे मौजूद थे और दीगर ऑफिशियल्स थे। दे हैव वेलकम द टीम, और आप मनाजिर देख ही रहे हैं, ग्रीटिंग्स का तबादला हुआ। ये टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन मैच भी उम्मीद है बहुत अच्छा होगा, और पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा हमारी ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की टीम से। जी हाँ, बिल्कुल। आज ये मैच जिना फुटबॉल ग्राउंड में खेला जाएगा और काफ़ी पुरुमीद है कि अच्छी गेम जो है वो देखने को मिलेगी। क्रिकेट से बहरहाल अब थोड़ा सा जो ध्यान है, पहले भी था लोगों का फुटबॉल की तरफ और दीगर खेलों की तरफ, जब से हमने अच्छी खबरें सुनाना शुरू किया ना हॉकी के, फुटबॉल वैसे इससे पहले कि आप हॉकी की खबर दें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम सऊदी अरब जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। जैसे कि कल मैं खबर पढ़ रहा था कि जो मस्जिद नमरा है उसके आसपास सड़क को वाइट पेंट कर दिया गया है ताकि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए हाजियों के लिए। तो आपने भी सऊदी टीम का, सब पाकिस्तानियों ने ऐसे ही ख्याल रखना है, वेलकम करना है, ग्राउंड में जाना है, सपोर्ट करना है, एक एहसास दिलाना है कि हमारी ब्रदर टीम यहाँ पे आई है, ताकि एक जज्बा बरकरार रहे दोनों ममालिक के दरमियान। और सऊदिया फुटबॉल में अच्छा है, उतना ही अच्छा है जैसे हम क्रिकेट में अच्छे हैं वो फुटबॉल में अच्छे हैं, तो ये कंपैरिजन बहरहाल हमने जरूर उनके सामने रखना है। अब आप हॉकी की बात। अगली अच्छी खबर वो है जी, ग्रुप मैच हारने के बावजूद जो पाकिस्तानी टीम है हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। फ्रांस से पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 6-5 से हरा तो दिया, लेकिन टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम बेहतर गोल मार्जिन की बिना पर सेमीफाइनल में पहुंची और मलेशिया इवेंट से आउट हो गया है। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आई है, जबकि फ्रांस से टॉप किया है। फ्रांस के चार्लेट वेक्टर ने पेनल्टी कॉर्नर्स पर 4 गोल दागे, जबकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान और अब न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली जो पॉइंट्स टेबल हैं, या कहना चाहिए रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें भी पाकिस्तान से बेहतर टीम है, ओवरऑल भी अच्छी टीम है, तो अच्छा मुकाबला मुतवक्किल है। लेकिन आई विश के पाकिस्तान जीते। अब पता है वो एक पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया कि सिर्फ एक अच्छी जीत पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जाएगी बड़े बड़े इवेंट्स के, जो कि हम जो क्वालिफायर्स हैं या जो हम लीग मैचेस हैं वो तो हम जीतते आ ही रहे हैं। अच्छा, अब इतनी सारी फुटबॉल की बात कर ली, हॉकी की बात कर ली, हमारा हाजमा नहीं होता ना हम अगर क्रिकेट की बात ना करें, क्योंकि क्रिकेट रन्स इन आवर ब्लड। आई मीन,
तो बगैर किसी तवक्कुफ के आपको हम क्रिकेट की तरफ ले जाते हैं, यही आज की बड़ी खबर भी है। आयरलैंड का और भारत का कल मैच हुआ, भारत ने अपना खाता खोला, भारत ने बताया कि हम भारत हैं, हम अच्छी टीम है और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपना पहला मैच कल आयरलैंड से जीता। न्यूयॉर्क का नसाओ काउंटी में यहाँ पे ये मुकाबला हुआ। 97 रन का हदफ 7.4 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा स्कोर्ड इज फर्स्ट 50, रिटायर्ड हर्ट हुए, 52 रन उन्होंने बनाए, 3 छक्के और 4 चौके भी लगाए। और इसके अलावा जो ऋषभ पंत हैं उन्होंने 36 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। आयरलैंड का कोई भी बॉलर हदफ के दिफा में खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। और इससे कबल हम अगर आयरिश बैटिंग लाइन की बात करें तो वो ऑब्वियसली ताज के पत्तों की तरह उसने बिखरना था, बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और इंडिया ने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस स्टार्ट किया है जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया करेगा। सो वैसे 7 खिलाड़ी ऐसे थे आयरलैंड के अंदर जिन्होंने डबल फिगर का मुंह ही नहीं देखा, डबल फिगर्स में गए ही नहीं। जी हाँ, इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत के जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और अर्शदीप सिंह और बुमराह ने 2-2 विकेटें अपने नाम की और अक्षर और मोहम्मद सिराज ने 1-1 खिलाड़ी को आउट भी किया। और अगर अब बात करें हम जरा पाकिस्तानी टीम की तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच आज अमेरिका के खिलाफ। हाँ, एक्साइटेड है। कौन जीतेगा? आज अमेरिका पहली चीज है इसमें अमेरिका को शायद बीट करो। वेरी एक्साइटेड। और इसमें फेवरेट भी पाकिस्तानी टीम को फिलहाल कहा जा रहा है। और उनके फास्ट बॉलर अली भी हमारे पाकिस्तानी है कल। हाँ, वो भी उन्होंने कहा कि मैं एक्साइटेड हूं। अच्छा लगता है वैसे पाकिस्तान के लिए तो नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल तो पाकिस्तानी होता है ना। वैसे डैलस क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान अमेरिका मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। हम आपको याद है आयरलैंड से एक मैच हार गए थे, हल्की टीम थी। आयरलैंड इस दफा हमारे ग्रुप में भी है, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस्ड रहें कि हमने कैसा गेम करना है और कैसा खेलना है। पाकिस्तानी टीम के पास तजर्बा है, पाकिस्तानी टीम के पास टैलेंट है, बेहतरीन मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास भी बहुत अच्छे चंद प्लेयर्स हैं जो कि कुछ उसमें से कुछ सीनियर्स भी हैं, तो एक अच्छा मैच हो सकता है। बहरहाल टीम सिलेक्शन अभी तक एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है, उस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैं बता दूं आपको, रात 8:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। खाना वाना खा के सुकून से बैठ के ज़रा आप T20 मैच एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं आज बारिश है, वैसे कुछ आइडिया है आपको? नहीं, मुझे आइडिया नहीं हम है। वैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे अमेरिका से, अमेरिका से पूछेंगे ना क्या है। और आप खबर पूरी बताएं फिर हम बारिश की बात करें। हाँ, और बात वही है इमरान की, हमारी टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। मुमकिन तौर पर पहले राउंड में हारती है नहीं, पहले राउंड में बाहर भी हो सकती है और वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। कल भी हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के बारे में, यही कहा जाता है कि जब उसका दिन अच्छा हो तो ये बड़े से बड़े हरीफ को भी जेर कर लेती है, लेकिन हारने पर आए तो दुनिया की कमजोर टीम के सामने भी घुटने टेक देती है। जैसे 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में इवेंट से बाहर होते होते अचानक ये टीम सेमीफाइनल खेल गई और फिर फाइनल में एक वक्त में इंग्लैंड को भी शिकस्त देने की करीब पहुंच गई थी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 20 टीमें शरीक है, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ मौजूद है। पाकिस्तान को अगले राउंड तक रसाई के लिए 4 में से 3 मैचेस जीतने होंगे, जबकि सारी सूरत हाल में हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज जीत से करना चाहते हैं। याद है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अब तक 47 मैचेस खेले, जिनमें से 28 में कामयाबी हासिल की है। मैच का आगाज जैसे भी इमरान ने बता दिया कि पाकिस्तान की वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। इस सारी क्रिकेट सिचुएशन पर, क्रिकेट फीवर पर बात करने के लिए हमारे साथ डेलस से ज़ाहिद मकसूद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ रशाद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ज़ाहिद मकसूद साहब वहाँ पर मौजूद है, आप पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान ने कहा, कोई रेन प्रेडिक्शन वगैरह तो नहीं है? देखिए, मुकामी मौसमियात के महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जब से हम यहाँ से आए हैं और मुकामी लोगों से हमारी बात होती है, उनका ये कहना होता है कि बाज़ औक़ात प्रेडिक्शन से हटके भी बात यहाँ पे बारिश हो जाती है, क्योंकि कल रात भी काफ़ी बारिश हुई, इससे पहले भी 2 दिन बारिश हुई, जिससे पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस भी मुतासर हुई थी। पाकिस्तानी टीम इतनी प्रैक्टिस कर नहीं सकी, सिर्फ कल जैसा कि इमरान बता रहे थे भरपूर प्रैक्टिस किया पाकिस्तान ने, हालांकि इर्द गिर्द जगह फिर भी खाली थी। इसके अंदर 4 पिचेस तैयार की गई हैं स्टेडियम में, जो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम है। बेसिकली ये 2017 से पहले ये बेसबॉल ग्राउंड था, बेसबॉल के तौर पे यूज होता था। अब वर्ल्ड कप के लिए इसमें पिच बनाई गई है, लेकिन यहाँ ड्रॉप इन पिच नहीं है, ओरिजिनल पिच है। 4 पिचेस तैयार की गई हैं और हमारे सोर्सेज बता देंगे इनमें से एक पिच ऐसी है जिसपे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जो बैटिंग पैराडाइज हो सकती हैं। और जब मैच होगा, जब आज हम स्टेडियम में भी गए थे, उस वक्त तेज धूप निकली हुई थी, यहाँ तक कि धूप बर्दाश्त करना मुश्किल था। यहाँ पे 32 या 33 टेम्परेचर है, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम और यहाँ के टाइम के, अमेरिकन टाइम के हवाले से
ये मैच डे में होगा, यानी यहाँ पे सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होगा ये मैच। अच्छा, वैसे हेना ने तो आपसे ये सवाल कर दिया मौसम के हवाले से, मैं इस पे बाद में आता। मैं पहले पूछने लगा था कि वो जो आपने इतनी ज्यादा पी काटी थी इंग्लैंड के मैचेस देखने के लिए, वो जख्म थोड़े से ठंडे हुए हैं या नहीं? उसके बाद आप डैलस में इमरान जो क्योंकि वर्ल्ड कप जो है एक नया टूर्नामेंट है, बाबर आजम जो है आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी, काफी बेहतर दिखाई देती है। टीम के लिए पहला झटका तो खैर यही है क्योंकि अहमद वसीम जिन पे काफी रिलाई कर रही थी, अब टीम अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो साइड से ट्रेन की वजह से अभी तक संभल नहीं सके। आपको याद होगा ओवल का मैच भी वो नहीं खेले थे, कैरी कर रहे हैं अपने जख्मों को, अपनी इंजरीज को। यहाँ भी प्रेस रिलीज बोर्ड ने एक जारी किया है कि वो इस मैच से आउट हो चुके हैं। तो लगता तो ऐसा है कि अब शादाब जो है वो लाजमी खेलेंगे ये मैच। और यहाँ पे क्योंकि हमारे जो सोर्सेज थे वो बताते थे कि ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, जैसे पहला यूएसए का मैच हुआ जिसमें 194 रन जो है बिल्कुल चेस कर लिया था। इसलिए लगता तो ये है कि चेस पे जाएंगे बाबर आजम, बाकी जाहिर है कप्तान और टीम। हाँ, ये वैसे बाबर आजम का फेवरेट भी है थोड़ा, अक्सर ये होता है। रिशाद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? डायमंड टॉस कितनी इंपॉर्टेंट है आज के मैच को लेकर? बाबर भी वैसे कल कह रहे थे कि लो स्कोरिंग मैचेस होने की तवक्को है, फिर कल फिर उन्होंने ट्रस्ट शो किया शादाब खान के ऊपर, जिनकी वजह से हैशटैग यारी दोस्ती भी बड़ा मकबूल रहता है सोशल के ऊपर, लेकिन स्टिल ही इज ट्रस्टिंग एंड ही इज सेइंग नहीं, शादाब परफॉर्म करेगा। आपको याद है पिछले वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में भी उन्होंने कहा था मेरी गारंटी पे शादाब ले जाए परफॉर्म करेगा, और 4-5 मुसलसल मैचेस में नहीं कर पाया था। सो योर टेक ऑन दिस शादाब, रिशाद साहब? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खबर जाहिद साहब ने दी कि ये ड्रॉप इन पिच नहीं है, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम हो रही है टीम्स को। तो आई थिंक कि अगर ये नेचुरली प्रिपेयर्ड पिच है तो आई थिंक दैट शुड बी गुड, बिकॉज ड्रॉप इन पिचेस पे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाउंस की बॉल ठहर के आ रही है तो मुश्किल हो रही है बैट्समैन को। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, एक अच्छे माइंडसेट में है, तो मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम उतरेगी इस मैच में। जाहिर है पहला मैच है, बड़ा क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए। और ये भी जो एक जनरल कंसेप्शन है, बाज़ लोगों से मिला तो वो कह रहे थे कि यूएसए तो एक नई टीम है, उनको तो पाकिस्तान आराम से हरा लेगा। लेकिन देखिए अगर हिस्ट्री पे जाएं तो 18th सेंचुरी से क्रिकेट हो रही है अमेरिका में। 18th सेंचुरी में जो यूएसए कनाडा का खेला गया था वो 1844 में खेला गया था। उसके बाद भी खेले, 2020 में भी इन्होंने काफी मैचेस खेले। तो ये बात नहीं है कि बिल्कुल एक्सपेट्रिएट्स पे मुश्तमिल ये टीम है, उसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आरन जोन्स हैं जिन्होंने बहुत 10 छक्के मारे उस दिन, कोरी एंडरसन है और अली खान है, तो ये अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये इसमें पाकिस्तान जस्ट कैन नॉट टेक देम लाइटली, है और इसमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, रिशाद साहब थोड़ा सा ये ड्रॉप इन पिचेस का फिनोमेनन भी हमें बताइए, हमारे देखने वालों को बताइए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अमेरिका ने खुद अपनी सॉइल के ऊपर अपनी पिचेस क्यों नहीं बनाई, ड्रॉप इन पिचेस का इंतखाब क्यों किया? और अगर ऑस्ट्रेलियन ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो वो तो बड़ी फास्ट पिचेस हैं, फिर यहाँ पे ये विकेट स्लो क्यों परफॉर्म कर रही है? क्या ये क्यूरेटर्स का, ये जो पिचेस बनाने वाले हैं उनका प्रॉब्लम है, या खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऐसा मिजाज रखा है विकेट्स का क्योंकि वो नए हैं किसी बड़े इवेंट को कराने के लिए और सबसे बड़ा इवेंट करा रहे हैं? इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। जी देखिए, बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो ड्रॉप इन पिचेस तैयार होती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में कैरी पैकर के जमाने से 1977 से तैयार होती हैं, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे ये पिचेस जो हैं ये फ्लोरिडा में तैयार हुई हैं, और यहाँ पे जो इनके क्यूरेटर्स हैं वो अपने हैं। और क्योंकि बेसबॉल, NFL ये अपने खास गेम्स हैं अमेरिका के, तो क्रिकेट की जो पिच की रिक्वायरमेंट होती है वो आइडियली यहाँ पे नहीं थी। जो इनके स्टेडियम्स हैं ये उन्होंने उसको ही कन्वर्ट किया, एक आध दो स्टेडियम इन्होंने डेफिनेटली बनाए, लेकिन ये कि उसमें इनको एग्जैक्टली 22 यार्ड्स की जो स्क्वायर होता है, जो पिच होता है, उसको तैयार करना कि उसमें क्या क्या चीजें मुहर्रिकात होते हैं कि उसको एक बेहतरीन पिच करार दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि वो अब तक इनकी एक्सपर्टीज नहीं है, और ये एक्सपेक्ट करना भी इनसे ज्यादा ज्यादती है। पहला मेजर है अमेरिका में, आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हो रही है डेफिनेटली। अच्छा जी, एक अपडेट ये भी है जी, ऑस्ट्रेलिया हैज वन द मैच। ओमान के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था वो मैच ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वो जीत लिया है, और ये कुछ मनाजिर भी हैं। 164 रन पहले बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने खेलते हुए 20 ओवर्स के अंदर 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। इसके जवाब में ओमान की टीम 125 रन बना सकी मुकर्रर 20 ओवर्स में, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। सो ऑस्ट्रेलिया ने 39 रन से ग्रुप स्टेज का मैच जीता है। टोटल 55 मैचेस होने, और 55 मैचेस की सीरीज का ये 10वां मैच है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सो तमाम जो
जो तगड़ी टीम्स हैं जिनको हम पहले से सीनियर टीम्स कह रहे हैं, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका हैज़ बीटन श्रीलंका, इंडिया हैज़ बीटन आयरलैंड और इसी तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीटन ओमान, तो इसका मतलब ये है कि जो तगड़ी टीम्स हैं, सीनियर टीम्स हैं, फिल वक्त कोई अपसेट हम नहीं देख रहे हैं, अल्लाह करे आज भी ना हो। इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा जाहिद मकसूद, अब आज के मैच की बात करें, जिस तरह से इमरान ने बात की कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और क्या लगता है आपको फेवरेबल सिचुएशन या पोजीशन क्या होगी आज के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की, टू बैट फर्स्ट और टू बॉल फर्स्ट? देखिए, पाकिस्तानी टीम की जो मीटिंग हुई है, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आज एक नए ऑप्शन पे भी गौर किया गया है, और वो नया ऑप्शन ये था कि ऐसा किया जाए कि आजम खान, क्योंकि जो पिछले 20-21 मैचेस में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, उन पर तनकीद भी हो रही थी और ओवल के मैचेस में उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो उनको एक दफा फिर जो है वो बाहर बैठा दिया जाए और साइम अयूब जो ओपनिंग में नाकाम हुए थे उनको मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लंबी हो जाए। और इस ऑप्शन पे अमल होता है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन ये एक चीज ज़ेरे गौर आई थी। लेकिन लगता यह है कि आजम खान खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, और शादाब जो है वो जाहिर स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तानी टीम जब वो जाहिद भाई, जितना भरोसा आजम खान पे किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है, मुझे डर है कहीं उनको बतौर पेस अटैक या बॉलर शामिल ना कर लिया जाए कि चले इस पे तजर्बा कर लेते हैं, क्या पता चल ही जाए, जितना ट्रस्ट उनको दिया जा रहा है। आजम खान क्योंकि कैरेबियन क्रिकेट लीग बहुत अच्छी खेले, PSL बहुत अच्छी खेले, इस बेस पे उनको बैटिंग की वजह से टीम में प्लस पॉइंट दिया गया था। लेकिन जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी ज़ेरे गौर आया कि रिजवान। अच्छा, आपके ख्याल में अगर ये ऑप्शन अपनाया जाता है जाहिद मकसूद साहब, साइम को नीचे, क्योंकि साइम बेसिकली ओपनिंग बैटर है लेकिन पिछले कुछ 7-8-10 इनिंग्स में तो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो अगर साइम को नीचे लाया जाता है तो क्या ये अच्छा तजर्बा होगा आपके ख्याल में? लेकिन इमरान मिडल में हमारे यहाँ इफ्तिखार के अलावा कोई प्लेयर लेकर ही नहीं गए। हम शादाब को हम बार बार इसलिए प्रेफर कर रहे हैं, इब्रार पे इसलिए ट्राई किया जा रहा है, टीम मैनेजमेंट का ये मौक़िफ़ है, ये कहना है ताकि बैटिंग लाइन हमारी लंबी हो सके। हमारी ओपनिंग पे सारे प्लेयर मौजूद हैं, बाबर आजम और रिजवान हैं, साइम है, और इब्तिदा पे हमारे बैट्समैन फिर फखर जमाएं मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान का गैप बज़ाहिर नजर आता है तो मिडल में इफ्तिखार के अलावा नजर आता है, और कुछ بعید नहीं है कि पाकिस्तानी टीम एक नया कम्बिनेशन के साथ भी मैदान में उतर सकती है अगर वो समझते हैं कि आजम खान को बाहर बैठाना है। लेकिन बाबर आजम ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा 2 प्लेयर जो बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे, जिन पे तनकीद हो रही है, शादाब के साथ आजम है, एक दफा फिर भरोसा जाहिर किया कि नहीं, आजम जो है एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा प्लेयर है, उसको टीम में टेक करना चाहिए। तो आप देखना ये है कि टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरती है। अच्छा रशाद महमूद साहब, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी मेरा यही है, व्हाट्स योर टेक, क्योंकि मिडल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन के मसाइल हैं हमारी टीम को, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करके इन मसाइल से बचा जा सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अगर ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान करना चाह रहा है इस मैच में तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ मिडिल ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं, डेफिनेटली आजम का भी रहा है, और उसके अलावा इफ्तिखार भी उस तरह से फायर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। उस्मान खान का बीच में बात हो रही थी कि उस्मान और रिजवान शायद ओपन करें और बाबर नीचे आए और इस तरह से होगा, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ये कि USA के खिलाफ फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स करना, लेकिन अगर तो इंडिया से है और इतना टफ मैच है, तो इस मैच से बहुत हद तक चीजें वाज़ेह होंगी कि पाकिस्तान की टीम की थिंकिंग क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। उसके अलावा ये कि जिस कॉम्बिनेशन को वो चाह रहे हैं कि वो क्लिक कर जाए, तो किस तरह से वो फॉर्मेशन रखते हैं टीम का, ये बड़ा जरूरी है। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जरूर आप देखें दूसरी टीम्स के भी स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, तो अब क्यों आखिर अबरार को नहीं खिलाया जा रहा? मैं समझता हूँ कि शादाब, चलिए आज के मैच में इमाद जख्मी है तो शादाब की प्रेजेंस शायद जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में अबरार बहुत ही सूरतमंद साबित हो सकते हैं इन विकेट्स पर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी हैं। जब वो पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में भी सिर्फ 11 के एवरेज से बहुत आउट किए थे, तो मैं समझता हूँ कि इट इज हाई टाइम के अबरार को अब अनलीश किया जाए, डेफिनेटली किया जाए। और मैं तो दुआ करता हूँ कि हम सब की प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं। आजम खान, शादाब खान हमें शर्मिंदा करके रख दें, इतना अच्छा खेलें कि वो प्रूफ करें कि देखो ये हमारी परफॉर्मेंस थी और आप लोग तनकीद करते हैं। आई प्रे, ट्रस्ट मी, कि हम गलत साबित हो जाएं। अच्छा चले थोड़ा सा हम बाहर आउटफील्ड का जायजा लेते हैं, क्योंकि आप डेलस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी आर लकी टू हैव यू। आई मीन हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपने मौसम की तो दी, लोगों का क्या यहाँ पे टेक है? पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे, तो आज क्या ये स्टेडियम भरता नजर आता है आपको जाहिद मकसूद साहब? कुछ लोगों से आपकी बात हुई हो, कुछ दोस्तों से डेफिनेटली आप मिले होंगे, क्या तासुरात है जी अमेरिका के अंदर क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान खेल रहा है? देखिए इमरान, हम 2 दफा 2 दिन जो है वो स्टेडियम जा चुके हैं, तकरीबन 15,000 की गुंजाइश है इस स्टेडियम में, खूबसूरत स्टेडियम है, बहुत ज्यादा लोगों में जज्बा तो पाया जाता है क्योंकि मुकामी टीम है। USA की टीम जो है वो जाहिर है इसलिए खेल रही है कि वो होस्ट है
इतने बड़े इवेंट की, बाकी टीमें क्वालिफाई करके आई हैं। किंग्समैन यहाँ की एक मुकामी क्लब है जिसको चैंपियन क्लब मैं तो कहूंगा, वो पाकिस्तान में भी अभी रमजान टूर्नामेंट जीत के गए हैं, उनके ओनर पाकिस्तानी हैं और उसके 4 खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं, जिसमें शायान अली और बाकी 3 भी शामिल हैं। प्लेइंग 11 में भी 2 या 3 उनके खिलाड़ी शामिल होंगे। तो पाकिस्तानी टीम को ये जरूर कहा जा रहा है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम कहीं बेहतर है, लेकिन इसमें से हमारे जो सोर्सेज बताते थे, जिन कोचेस से हमारी बात हुई, जिन ऑफिशियल से बात हुई, कि हारिस रऊफ और शादाब और अमाद वसीम इस ग्राउंड में पहले खेल चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी लीग जो होती है वो मेजर लीग होती है, तो मेजर लीग खेल चुके हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल यंग टीम है, नौजवानों की टीम है, मोरल अप है। प्रेशर जो है इस वक्त अगर होगा तो पाकिस्तानी टीम पे होगा, यूएसए पे कम प्रेशर होगा, क्योंकि वो कहीं भी रेटिंग में तो उस टीम का है नहीं, क्योंकि मुनार पटेल उनके, स्टीवन टेलर उनके ओपनर हैं, जैसे जोन्स पहले बात हो रही थी, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं और उनके मिडिल ऑर्डर भी बहुत बेहतर है। उनके 2 या 3 बैट्समैन हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो अच्छा मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एट द एंड कल कुछ खबरें चल रही थी, कल हम डिस्कस नहीं कर पाए, 30 सेकंड्स है मेरे पास। जाहिद साहब, वो पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अब्दुल रज़ाक के हवाले से और सईद अजमल के बारे में है कि वहाँ पे कोई टेप बॉल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, यहाँ पे टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, बड़ी तनकीद भी हुई है इस बात के ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ऐसा है कि हमारे ऑफिशियल्स जाके अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं वहाँ पे? लेकिन ये तो यहाँ भी हमने मीडिया के जरिए हम तक खबरें पहुंची हैं कि काफी इस पे तनकीद हुई है। तनकीद तो इस बात पे भी हुआ कि हमारे प्लेयर जो है बहुत से सोशल मीडिया पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको फोकस जो है अपना टीम पे करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं जाते हैं आपको याद होगा कि चंद दिनों वो बुल वाले एक रिंग में भी गए थे, प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पे खुद वो खबरें जारी कर दी थी जिसपे तनकीद भी हुई है। तो जाहिर है फोकस खबरों की इज्जत में तो हम वैसे ही रहते हैं। रिशाद भाई, आप क्लोज करें जरा टॉपिक को, योर फाइनल टेक ऑन टुडेज मैच एंड एवरीथिंग, क्या कहेंगे? जी, मैं एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो अपनी जगह, लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर ये मैच जीतेगा और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज देगा। मैं ये कर दूं कि एक पाकिस्तान के अलावा भी पहली दफा है कि और टीम ने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आयरलैंड में भी इंडिया पे तनकीद की है, जिनको स्पेशल फेवर दिए जा रहे हैं, उनको टीम रखा जा रहा है, उनकी ट्रैवलिंग बहुत कम है और उनको बेस्ट कंडीशन दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब और जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ डेलस से मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। देखते हैं कैसा टीम परफॉर्म करती है, हमें तो हम दुआगो भी हैं और हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, आजम खान और शादाब खान हमें आपने गलत साबित कर दिया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट सफर शर्त, और आज इसमें बात हो रही है कुछ हुंजा स्काउट्स के हवाले से। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार अहमद और इस वक्त कराकोरम के पहाड़ों के दरमियान में हूँ, हुंजा वैली में हूँ। और हुंजा जो है वो अपनी बहुत सारी जहतों के हवाले से पहचाना जाता है, शोहरत रखता है और बैन अवी शोहरत रखता है। हाल अखलाकियात शोहरत का एक हवाला है, डिसिप्लिन शोहरत का एक हवाला है, और फिर क्राइम रेट से लेके लिटरेसी रेट से लेके बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के आइडियाज़ हैं, बहुत सारे हवाले हैं। लेकिन वो जो एक हवाला है, मेरा ख्याल है कि वो सबसे बड़ा हवाला है, वो डिसिप्लिन का। और उसमें जो स्काउट्स का किरदार है, वो हो सकता है कि नेशनल सतह पे ये सारे मामला स्काउट्स के ज़बानी कलामी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नज़र आता है स्काउट्स का, वो क्या है, और वो स्काउट्स जो है वो किस तरह हुंजा की जो सोसाइटी है उसके अंदर उनका अमल दखल क्या है और उनका किरदार क्या है, ये हमें बताएंगे महबूब साहब। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और स्काउट्स के हवाले से बहुत उसका हिस्सा रहे हैं, और तंजीम साजी बताएंगे और हुंजा में स्काउट्स कैसे काम करते हैं, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। बेसिकली आपको पता है कि डाउन में बच्चों को स्कूल भेजते हैं और 4 साल के बाद यहाँ पे स्कूलिंग के साथ एक और कंसेप्ट है कि यहाँ पे बच्चा जब 4 साल का होता तो जब स्कूल भेजते हैं तो उसके साथ शाम को उनकी एक एक्टिविटी होती है जिसको स्काउटिंग कहते हैं। स्काउटिंग के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जो पहला स्टेज है जिसको हम शाहीन स्काउट्स कहते हैं, और शाहीन स्काउट्स के अंदर 10 लड़कों का एक ग्रुप होता है जिसको परवाज़ कहते हैं। परवाज़ ठीक है। शाहीन जो है ये बचपन 4 साल से 9 साल के बच्चों को हम शाहीन स्काउट्स, उसमें से जो 10 वाला ग्रुप है वो परवाज़ है। हाँ, परवाज़ यानी 10-10 ग्रुप का एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जिसको परवाज़ कहते हैं। परवाज़ के अंदर अगर आज आपका बेटा इस परवाज़ का टीम लीडर है तो एक हफ्ता बाद मेरा बेटा है, फिर उसके बाद फिर अगले, सबको मौका मिलता है। सबको मौका मिलता है। वो एक रोटेशन में काम करते हैं और वो अपने वालिदैन से एक एक्टिविटी लेते हैं कि आज मैं अपना टीम का लीडर हूँ, मुझे कोई एक्टिविटी दे दे, या अपनी टीम से
टीम लीडर से वो एक्टिविटी लेता है, वो एक्टिविटी ले आके अपने टीम को लीड करता है और उनसे एक्टिविटी करवाता है। सपोज पौधों को पानी देना, कंकर उठाना, जाके इबादतगाह में बाहर नमाजी का शूज़ उठाना, जिसमें कम्बूरीज है, जम्बूरीज है, बेजेस है, इत्तिहाद बेज है, तंजीम बेज है, उनको हाइकिंग करवाते हैं और छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। जब मोस्टली छुट्टियों पे इनको आउटिंग पे लेके जाते हैं और इससे इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होती है और साथ साथ एक लीडरशिप की एक स्किल डेवलप होती है। और इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है, ये तो भी आपने शाहीन का बताया। जी, इसके नेक्स्ट स्टेज बॉय स्काउट्स होता है। बॉय स्काउट्स फिर ये ट्रेनिंग के बाद ये जाके बॉय स्काउट इससे थोड़ा एडवांस होता है। एडवांस में फिर ये जाके इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिर एक्टिविटीज़ है। सपोज़ यहाँ का इरिगेशन का निज़ाम देख लेते हैं, सीवरेज का निज़ाम भी लुक आफ्टर करते हैं, यहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम भी देखते हैं। फिर यहाँ कम्युनिटी लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं जिसमें वर्ड कहते हैं विलेज इमरजेंसी रिस्पांस टीम, फिर उससे एक एडवांस होता है सर्ट कहते हैं क्लस्टर इमरजेंसी रिस्पांस, फिर उससे एक होता है सार्ट कहते हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम ना। यहाँ आपको पता है पहाड़ों के दरमियान में हम नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की फायर फाइटर पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए हर बंदे को अपने मदद आप के तहत उनको तैयार किया गया। इवन यहाँ तक कि किसी पहाड़ के अंदर किसी बकरे के बच्चे भी वहाँ पे फंस जाता है, ये लोग रेस्क्यू करके निकाल देते हैं। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ये बॉय स्काउट्स के बाद फिर 18 साल के बाद फिर ये बच्चे रॉबर्ट स्काउट्स में चले जाते हैं। रॉबर्ट स्काउट्स के बाद ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, फिर प्रोफेशनल बन के वापस आते हैं, तो ये फिर मैनेजमेंट में जाते हैं। फिर आप ज़रूर सवाल करेंगे ये मैनेजमेंट क्या चीज़ है ना। मैनेजमेंट यहाँ पे आपको पता है बोर्ड्स है, इकनॉमिक प्लानिंग बोर्ड है, हेल्थ बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड है, तरीका बोर्ड है, वुमेन इंटरप्राइजेज है। ये जिस तरह लड़कों में एक्टिविटीज़ है, सेम बच्चों में भी यही एक्टिविटीज़ है। जब ये यूनिवर्सिटीज़ में जाके वापस आ जाते हैं तो अगर कोई डॉक्टर है तो वो जाके हेल्थ बोर्ड में जाता है वॉलंटियर सर्विस के, कोई एजुकेशनिस्ट है तो एजुकेशन बोर्ड में जाता है, कोई आर्मी रिटायर्ड है या कोई खिलाड़ी है तो वो जनाब जाके यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड में चले जाता है। तो वो वापस आके अपने कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग करते, सर्विसेज देते, जिसको हम लोगों ने टाइम एंड नॉलेज नजराने का कंसेप्ट दिया है। जिस तरह हम ज़ुकात देते हैं वो हमारा माल के ऊपर कंसेप्ट है। अल्लाह ताला ने आपको एक जिस्म दिया है, अक़ल दिया है और आप नॉलेज देती है, आपकी ड्यूटी है उसको कन्वे करने के लिए। और ये एक बेहतरीन जनाब स्टेप है, खुसूसन हुंजा दुनिया से कटा हुआ इलाका था, यहाँ डेवलपमेंट में ये जो तंजीम साजी है इसका बहुत बड़ा किरदार है, जो इस माशरे को बेहतर बनाने में एक ग्रास रूट पे एक डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और इन्होंने इस माशरे को बेहतर बनाया। तो आपने तो बड़ी कम्प्लेक्स तस्वीर खींच दी है, तय दर तय इतना काम, मतलब बाकायदा यानी काम है ना, बहुत बहुत मुश्किल भी है। और पूरी सोसाइटी जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा कुछ है, उसका आउटकम जो है वो हुंजा है, बिल्कुल समझ आती है। लेकिन वो हमें नहीं समझ आती है। एक्चुअली हम ये समझते थे कि कोई हेलीकॉप्टर है, वो एक्चुअली उसके अंदर कोई पैसों के बैग भरे होते हैं, वो हुंजा में फेंक जाता है, तो इसकी वजह से हुंजा जो है वो बहुत बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है, बुनियादी तौर पे पीछे काम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपको। नाज़रीन, बात यह है कि जब मैं अपने गांव को देखता हूं और अपने इर्द गिर्द वहाँ किसी भी जगह पे मुझे स्काउट्स या किस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। हो सकता है सालाना कोई तस्वीर कशी के लिए कोई किसी जगह पे कोई ऐसी तकरीब कर दी जाए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज़ कहीं वो प्रैक्टिकली फ़ाल नज़र नहीं आते जिस तरीके से आपको हुंजा में नज़र आते हैं। 4 साल से लेके बच्चा जो है उसकी तरबियत शुरू होती है और वो माशरे का एक फ़ाल रुकन बनाया जाता है और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वुर लाया जाता है, और ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती किसी जगह पे भी। अब मसला ये है कि बजाय इसके कि हम हुंजा से सिर्फ सैर सपाटे के लिए हैं, हुंजा में अगर हम ये चीज़ें लेके जाएं कि वो स्काउट्स है, एक तस्वुर है, पूरे पाकिस्तान में है, सारा कुछ है, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे इनको हम अगर अपना उस्ताद मान लें, रहनुमा मान लें और यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें कि वो होता कैसे है, और यही चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है और कॉपी करनी है अपने बाकी जो दीगर खित्ते हैं और दीगर पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे अमन है, जो यहाँ खूबसूरती है, जो यहाँ आला अखलाकियात हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज़ में मौसम के हवाले से अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, बल्कि आपको फील हो गया होगा कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। और कल ख़ास तौर पे लाहौर में क्या हालात रहे हैं, और परसों में यही सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई थी। कल बारिश हुई है, ऑल्दो बारिश थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर भी मौसम कदरे बेहतर हो गया, बड़ा खुशगवार हो गया और इन्जॉयमेंट के लिए लोग तो निकल आए। और साथ ही साथ कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी मौसम की इस तब्दीली के बायस पेश आए। बस हम तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है कि हम फ़ौरन कहते हैं कि ज़रा महकमा मौसमियात से बात करें, भाई हम और भी खबरें लें। और सरदार सरफराज साहब जब भी हमें इनवाइट करते हैं वहाँ भी जाते हैं। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं। अच्छा, एक चेंज हमने फील किया कल मौसम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तब्दीली थी, थोड़ा गर्मी का जोर टूटा। अब क्या ये जोर टूटता चला जाएगा या कोई और हीट वेव भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बहुत सीवियर हीट वेव थी, जैसे आपने खुद मेंशन किया, वो तो पिछले 2-3 दिन से सबसाइड कर चुकी है, इसलिए कि वेस्टर्ली वेव जो इंटर हुई है पाकिस्तान में, तो कल तो अच्छी बारिश हुई है, ख़ासकर केपी के बेशतर इलाकों में तेज़, के कुछ जगहों पर ख़ासकर स्वात डिस्ट्रिक्ट में और कुछ और जगहों पर भी। इसी तरह से पंजाब के भी बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी इस तरह की बारिश रिपोर्ट हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो आंधी वांधी चली है तो ज़ाहिर है उससे टेम्परेचर बहुत नीचे चले गए। और इसी तरह से बाकी जगहों पर भी उसी वेस्टर्ली वेव के इन्फ्लुएंस में सिंध में भी टेम्परेचर खासे नीचे आए, यानी जो 50-52 की रेंज में चल रहे थे साउथ पंजाब में और अपर सिंध में और सेंट्रल सिंध में, तो वो अब 44-46 इस रेंज में आ चुके हैं, जो कि जून के महीने के नॉर्मल टेम्परेचर हैं, नॉर्मल के आसपास ही हैं। तो इसमें यही सिचुएशन प्रिवेल करेगी अगले चंद दिन तक, 2 से 3 दिन एटलीस्ट प्रिवेल करेगी। यानी ये वेव जो मौजूद है इस वक्त मुल्क के बालाई हिस्सों पर, वस्ती और बालाई हिस्सों पर, तो उसके इसमें सिंध में भी, अपर सिंध में कुछ न कुछ इम्कान है बारिश का। दारू, लाड़काना, सक्खर और जैकोबा, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं। तो सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से अभी अपनी बात की, इस बार 3 हीट वेव्स का कहा जा रहा था। हीट वेव का जो पहला स्पेल है वो गुजर गया है, बाकी दो जो हैं वो अभी बाकी हैं। मुस्तकबिल में वो कब से कब तक शुरू होंगे और उस वक्त क्या टेम्परेचर मैक्सिमम तक जाएगा? और जिस तरह से इस सूरत हाल का आपने बताया कि ये जो वेदर कंडीशंस हैं 2-3 दिन तक प्रिवेल करेंगी। देखिए, जो मैं अब शुरू से ही उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा था कि 3 हीट वेव्स, नंबर ऑफ हीट वेव्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस हाउ मच नंबर ऑफ हीट वेव्स आर कमिंग, कि कितनी हो सकती हैं। ये बिल्कुल पता नहीं किसने कह दिया, हमने नहीं कहा था, मेट ऑफिस ने नहीं कहा था कि 3 हीट वेव्स होंगी। हीट वेव की प्रिडिक्शन आप चंद दिन पहले ही कर सकते हैं, जब जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जब हाई प्रेशर की बिल्डअप हो जाती है किसी एरिया के ऊपर, वो कुछ दिनों तक सस्टेन रहता है। जैसे ये 20 मई से ऑनवर्ड 31 मई तक तकरीबन ये सिचुएशन रही। तो 20 मई से पहले यानी 14-15 मई को एक तरह से फोरसी कर रहे थे कि हाँ अगले दिनों में हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। अब ये वेस्टर्ली वेव आई है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रिवेल करेगी इस तक 9 या 10 तक, इसके तहत वेदर होता रहेगा। अब अगर कोई प्रोवाइडेड कि दूसरी वेस्टर्ली वेव नहीं आती और दोबारा से हाई प्रेशर या ड्राई कंडीशंस की उसमें रहता है, लग रहा है कि अगला हफ्ता 10 दिन यानी ईद के बाद तक 18 या 19 को फिर कोई दूसरी ईस्टर्ली वेव एक तरह से ना, यानी प्री मानसून बारिशों का एक तरह से बन जाएगा। ईद का जिक्र आपने कर दिया, ईद ठंडी होने जा रही है, कुर्बानी भी करनी है लोगों ने, बारिश होगी ईद पे? ईद पे बारिश नहीं दिखाई दे रही, ईद पे दोबारा से मौसम गर्म हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि 11 जून से ऑनवर्ड फिर 17 जून तक या 18 जून तक दोबारा से गर्मी की लहर आएगी। अब ये देखना होगा, वो ये जाके 9 कोई आइडिया होगा कि वो कितनी स्फीयर लहर, कितनी स्फीयर। ठीक है फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएंगे, एक अपडेट है वो पहुंचानी है, देन आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, वो आवाम को चाहते हैं कि म्यारी सहूलतें दी जाएँ। बड़े मशहूर हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर और बसेस वगैरह को चलाने के लिए, मेट्रो भी उनका एक मनसूबा है, ऑरेंज लाइन भी शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है। अब पहले मरहले में 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुँच गई हैं। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर में चार्जिंग पॉइंट्स पर पहुँचा दी गई हैं, CDA के टैग्स के साथ मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलेंगी। पहला रूट नस्ट यूनिवर्सिटी से शुरू होगा, पिम्स तक पहुंचेगा और इस रूट पर 13 स्टॉप्स है, हर 10 मिनट बाद एक बस पहुंच जाएगी। दूसरा रूट पिम्स से शुरू होगा और बरी इमाम तक जाएगा। बस सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। माजूर अफराद हैं, तलबा हैं, इनको सब्सिडी देने का भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सो गुड इनिशिएटिव, माहौल दोस्त बसें होंगी। एग्जैक्टली, माहौल दोस्त बसें चलाई जा रही हैं, इस पर हम अपने वज़ीर आज़म के बड़े मशहूर हैं। यहाँ वक्त पे ब्रेक का, आपने हमारे साथ ही रहना। प्रोग्राम के
दूसरे हिस्से में खुशामदीद। और हमने आपने आज देखा होगा कि सियासत की बात नहीं की, लेकिन आज हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि ज़्यादा भारतीय सियासत की कुछ बात करने जा रहे हैं। खित्ते की सियासत की बात, खित्ते की सियासत की तरह बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम कल भी इस पर डिस्कस कर रहे थे। आम इंतखाबात में लोकसभा की जो 543 नशस्तें हैं, तो वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी कर दिया है। हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम रही। ताहम बीजेपी इत्तेहाद जो है वो 292 सीटें जीतने में कामयाब हुआ और कांग्रेस इत्तेहाद ने 230 नशस्तें अपने नाम कर ली हैं। बीजेपी इंतखाबी मुहिम में अब की बार 400 पार का दावा करती रही, लेकिन उस दावे को भी शिकस्त हुई। दावे धरे के धरे रह गए। ना गुजरात पार हुआ, ना चंडीगढ़ पार हुआ, बहुत सारी रियासतें पार नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जहाँ पे कांग्रेस भी बड़ा एक्सपेक्ट करी थी कि अच्छा, जैसे कर्नाटक वगैरह के अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। खैर जनाब, इस नतीजे की हम बात कर रहे हैं। अब दोबारा से नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी इन हिज ऑफिस, ऐसा लगता है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो 24 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में मुख्तलिफ अरकान को मुंतखब करा पाई है। ताहम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अंडमान और निकोबार जज़ायर की बात करें, तो इसमें इस बार खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। इस बार राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, नागालैंड, लक्षद्वीप, मणिपुर वगैरह में अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। ये थोड़े से क्रिटिकल भी थे, यहाँ पे कुछ फसादात, इस तरह के वाकयात भी रिपोर्ट हुए मुख्तलिफ रियासतों में। लगता है कुछ एज इसका जरूर मिला कांग्रेस को। दूसरी जानिब उससे, जैसा कि मैंने कहा, कर्नाटक में नशस्तें कम मिलने का अफसोस भी है। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त हुई। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह हमने कल राम मंदिर वाली बाबरी मस्जिद का जिक्र किया था, जहाँ पे राम मंदिर बना, कोई 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई वहाँ पे, और वहाँ पे भी बीजेपी अयोध्या में भी अपनी शिकस्त हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे भी उसको शिकस्त हो गई है। सो 2 मरतबा भारत के वजीर आजम रहने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। 8 जून को वो हलफ उठाएंगे और भारतीय तारीख में तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने वाली दूसरी शख्सियत है। इससे कबल अगर आपको याद हो, जवाहरलाल नेहरू साहब 3 मरतबा भारत के वजीर आजम बने हैं। उनका बतौर वजीर आजम ये टेन्योर कैसा रहने वाला है, उनकी तरजीहात क्या होंगी, क्या होनी चाहिए, इस पे हमने कहा कि एक सेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं इंडियंस, तो वी नीड टू सी कि उनकी पॉलिसी क्या होती है। और इसी पे बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर को हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम वही बात कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत मिलने में कामयाब नहीं रही है बीजेपी, यानी हुक्मरान इत्तेहाद कुल 293 सीटें हासिल कर सका है। क्या वजह आपको लगती है नरेंद्र मोदी की इस शिकस्त की? देखें जी, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो बीजेपी की सियासी हिकमत अमली थी, उसमें 3 बड़े फ्लॉज थे। पहली बात ये कि उन्होंने कोई बहुत मौसर और हकीकत पसंदाना पॉलिसीज़ के बजाय जो मोदी साहब की पर्सनैलिटी और मकबूलियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑब्वियसली एक इंतहा पसंदाना एक सियासी बयानिया बनाया था, जो कि यकीनन जो एक बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, लोअर कास्ट हिंदूज की, सिखों की, उनके लिए बहुत तशवीश का बायस था। तो आपको इन वोटिंग पैटर्न में ये नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटीज ने खुलकर भरपूर अंदाज में कांग्रेस और दीगर पार्टीज का साथ दिया। तकरीबन 74% मुसलमानों का वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ा है। इसलिए जो इनकी तवक्को थी कि दीगर एक बड़ी जो 400 से ज्यादा सीटें ये हासिल करेंगे, वो उनका जो ख्वाब है वो चुकनाचूर हुआ है। और तीसरी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो गुर्बत पे काबू पाने में नाकामियां हैं और रोजगार के हवाले से मौके फराहम करने में, खुसूसन लोअर कास्ट के हिंदूज जिनकी करोड़ों की आबादी हिंदुस्तान में रहती है, तो ये तमाम लोगों की खदशात और तशवीश जो है, जो उनको बीजेपी की माशी नाअहली और साथ ही साथ इंतहा पसंदाना और तंग नजरी की जो सोच है, ये उसका एक अमली इजहार है कि उसके ऊपर तमाम लोगों ने का भी इजहार किया है। और जो मुखालिफ जमातें हैं, उनसे ये उम्मीद जाहिर की है कि वो उनके हुकूक
के लिए आवाज उठाएं आने वाली हुकूमत में। तो एक दिहाई में पिछले लास्ट डेकेड के अंदर पहली बार ऐसा है कि इतनी कम पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है बीजेपी को। पहले तो उनकी पॉलिसीज बड़ी चली, इसमें जारी बात है उनके जो फ्लैग बेरर हैं या फ्लैग कैरियर हैं वो तो मोदी साहब हिमसेल्फ हैं, लेकिन इस सूरत हाल के बाद जब उन्होंने देखा है कि उनकी मकबूलियत कम हुई है और ये कुछ आपने माइनॉरिटीज़ की इंडिया के अंदर बात की इंक्लूडिंग मुस्लिम्स जिनका एंटायर बीजेपी वोट पड़ा है, तो क्या पॉलिसीज में कोई तब्दीली, कोई शिफ्ट आप मोहम्मद अली साहब देखते हैं या होना चाहिए या होगा, या वही जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है वो जारी रहेगी क्योंकि फायदा तो नहीं हुआ उसका बीजेपी को? बहुत अहम सवाल किया। देखिए इसके दो पहलू हैं। पहली बात ये कि एक बहुत ज्यादा जो हजीमत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, एक डिबैकल बीजेपी की तवक्कुआत को हुआ है, वो एक हकीकत है। अलबत्ता एक ये बात भी साथ ही साथ हकीकत है कि जो इंतहा पसंदाना सोच के हामी हिंदू हैं वो बीजेपी के कट्टर फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ नहीं है। तो यकीनी तौर पे जब एक कमजोर कोलिशन हुकूमत बीजेपी की क़यादत में अगर बाज़े वजूद में आती है और उसका सामना एक बहुत मजबूत और बड़ी और वोकल ऑपोजिशन लेड बाय कांग्रेस होता है, तो ये तवक्को है कि उनकी सोच में तो शायद तब्दीली बीजेपी की फौरी तौर पे नहीं आएगी, लेकिन जो उनका एक इंतहाई मुतासिब रवैया पॉलिसीज में झलकता है माइनॉरिटीज की तरफ खुसूस पे, और इलाकाई बालादस्ती की जो उनकी ख्वाहिश जनूबी एशिया में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही, उम्मीद ये है उसके हवाले से भी एक वीक गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के नतीजे में भारतीय हुकूमत थोड़े से होश के नाखून लेगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी एक कम्युनिटी जिसने, क्योंकि सीट्स का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जब इस तरह की दो के देयर इज नॉट दैट काइंड ऑफ हंग पार्लियामेंट तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए वो अपनी वोट्स को लेते हुए, और उनको लेनी चाहिए थी एज पर सीइंग देयर टेन्योर, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला है परफॉर्म करने का। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सारी सपोर्ट उनके साथ थी। तो ये जो कम्युनिटीज़ की राय तब्दील हुई है, क्या वक्त के साथ परफॉर्मिंग बैरर, हैविंग अ मॉडरेट काइंड ऑफ पॉलिसी, मोहम्मद अली साहब यू सी कि ये माइंडसेट दोबारा से तब्दील हो सकता है और माइनॉरिटीज़ की हमदर्दियाँ ली जा सकती हैं वापस बीजेपी की जानिब से, या आपको लगता है कि नहीं एक ऐसी वेव है, चाहे वो सिखों की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हों, चाहे वो मुसलमानों पर तशद्दुद हो, मणिपुर जैसे वाक़यात हों, उसके बाद आपको लगता है कि चैलेंजिंग ही रहेगा बीजेपी के लिए? इस पर क्या टेक है आपका? देखिए तीन पहलू है। पहली बात ये कि ये भी एक हकीकत है कि जो राइज एंड फॉल है बीजेपी का, वो बीजेपी ने अपनी मकबूलियत का जो नुक्ता अरूज है वो पार कर लिया है और अब ये डाउनहिल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। देखें, बाल ठाकरे हों, वाजपेयी साहब हों, उससे लेके मोदी तक का जो सफर है वो एक पसंदाना सोच में न सिर्फ नजर आता था बल्कि उनकी खारजा, दाखिली, माशी और दीगर पॉलिसीज पे भी झलकता था। तो यकीनन उनकी एक माइनॉरिटीज की तशवीश का बायस था। तो मैं समझता हूँ भरपूर अंदाज में जो अपोजिशन जमातें हैं, कांग्रेस वगैरह ने इस कोताह नजरी और तंग नजरी की पॉलिसी का फायदा उठाया है सियासी एतबार से, और उन्होंने उस अपनी सियासी हिकमत अमली में माइनॉरिटी, मुसलमानों, क्रिश्चियन, लोअर कास्ट हिंदूज के हुकूक की आवाज उठाने की कोशिश की है ताकि उनकी सपोर्ट वो लोकसभा में हासिल कर सकें, जिसमें उनको कामयाबी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि नॉन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू की सपोर्ट लेना अब बीजेपी के लिए नजरियाती तौर पे भी मुश्किल है, और चूंकि अब ज्यादा एतमाद दीगर पार्टियों के साथ है तो सियासी तौर पे भी इसमें उनको काफी चैलेंजेस आए। अच्छा, तो जिस तरह से अभी मोहम्मद अली साहब आपने बात की एक वीक गवर्नमेंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, तो जो ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कितना ज्यादा टफ टाइम दे सकती है इस वीक गवर्नमेंट को आगे चल के? मैं समझता हूँ डेफिनेटली कांग्रेस का एक ऑब्वियसली लेफ्ट ऑफ सेंटर एक सियासी नजरिया रहा है। अलबत्ता ये भी एक कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से कोई बहुत खैर सगाली तो नहीं है। 1971 की जंग जो है वो इंदिरा गांधी की क़यादत में लड़ी गई थी, और लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो जिस तरह इंतहा पसंदाना सोच और पॉलिसीज की तर्जुमानी अग्रेसिव अंदाज में तशद्दुद को सपोर्ट करने की बीजेपी करती रही है, कांग्रेस की क़यादत का ये ख्याल है ये खुद भारत के दाखिली इस्तेहकाम और आलमी साख के लिए भी एक खतरा है। इसलिए भारत अपने खुद
दाखिली और कौमी मफाद में ये समझती हैं उनकी पार्टीज कि अगर भारत ने राइज करना भी है और मुस्लिम दुश्मनी भी करनी है तो इतने अग्रेसिव और इतने क्रूर तरीके से नहीं करनी चाहिए, बल्कि मगरबी ताकतों से मिलकर करनी चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है जनाब, मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई खैर सगाली के बहुत ज्यादा मेरा सवाल वही था, आखिरी को 40 सेकंड्स है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पीएम शहबाज साहब ने ऑफिस संभाला था तो ग्रीटिंग्स का तबादला बहरहाल हुआ था। एक तो ये कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन है ऐसी, और दूसरा ये कि क्या अब इस टेन्योर में कोई बातचीत हो सकती है? वैसे मोदी साहब इज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो पाकिस्तान आ चुके हैं, दो कि उनका जाती दौरा था। देखिए, खैर सगाली के जज्बात सियासी और सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल से मुताबिकत रखते हैं और वो होंगे। अलबत्ता इससे ये को नहीं करनी चाहिए कि जो अगस्त 2019 के इक़दामात हैं या कश्मीर में जो जुल्म है या टीटीपी और बीएलए सपोर्ट है उसमें फौरी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें जब तक चेंज नहीं होती एक देरपा पुरअमन और खुशहाली के ऊपर ये खित्ता जो है उसके सफर के इम्कानात काफी कम। बिल्कुल ठीक, बड़े अहम नुकात की जानिब आपने जाते जाते इशारा किया। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उम्मत, भारत के अंदर होने वाले इंतखाबात के हवाले से अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात आज हम करवाएंगे उर्दन में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अब्दुल्ला ख्वाजा से, जिन्होंने खुसूसी अफराद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मसनूई बाजू तैयार किया है। अब्दुल्ला का तैयार करदा ये मसनूई बाजू इंसानी जिस्म में मौजूद बाजू के पट्ठों में सेंसर लगा के ऑपरेट किया जाता है और करीबन 3 किलोग्राम तक वजन भी उठा सकता है। इस बाजू को बनाने के पीछे मोटिवेशन क्या थी और अब्दुल्ला ख्वाजा को इसका ख्याल क्यों आया, ये उन्हीं से जानते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि इस नेमत से महरूम है या किसी हादसाती वजह से महरूम हो जाते हैं। अब्दुल्ला से बात करते हैं। अब्दुल्ला, कैन यू हियर मी? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ आ रही है। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे लाइव फ्रॉम जॉर्डन। कैसा ये तजर्बा रहा और ये क्यों किया आपने तजर्बा? आई मीन, ये करने का ख्याल कैसे आया अब्दुल्ला? जी, तो मैं बाबा बहुत सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं जो पाकिस्तान से जॉर्डन आती हैं और कनाडा और दूसरी कंट्रीज से जॉर्डन आती हैं। तो मैं बाबा के साथ बहुत जाता था वॉलंटियर करने इधर रेफ्यूजी के कैंप्स। तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास आर्म्स नहीं है और जिनके पास लेग्स नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं बहुत खफा हो गया कि उनके पास नहीं है और वो हम की तरह नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम उनके लिए प्रोस्थेटिक आर्म लें क्यों नहीं। मगर जब मैं घर वापस गया तो मैंने देखा कि प्रोस्थेटिक आर्म्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है और अगर हम ले भी तो हम बस 1-2 को हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बनाऊं। अच्छा। तो फिर मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था 3D प्रिंटिंग में और कोडिंग में यंग एज से। तो मैंने और भी कोर्सेज लिए और क्राउन प्रिंस फाउंडेशन के साथ मैंने ये प्रोस्थेटिक आर्म बनाए। कितना वक्त लगा बनाने में? तो 6 मंथ्स लगे मुझे उसमें कोर्सेज और डिजिटल वर्क में डिज़ाइनिंग, फिर अनदर 6 मंथ्स लगे 3D प्रिंटिंग में और मेकिंग द प्रोडक्ट फिजिकल। अच्छा, तो अब्दुल्ला ये बताएं कि ये जो आर्टिफिशियल बाजू है ये ऑपरेट कैसे करता है और क्या ये पट्ठों के बगैर भी ऑपरेट कर सकता है? जी, तो ये जो प्रोस्थेटिक आर्म है, आपको पता ही होगा कि जो दूसरे प्रोस्थेटिक आर्म्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उनका मटेरियल मेटल और दूसरे मटेरियल है, मेरा प्लास्टिक है। तो वो काम किस तरह करते हैं कि वो माइंड कंट्रोल से काम करते हैं, माइंड नर्व सेंसर से। मगर जो मेरा प्रोस्थेटिक आर्म होता है वो काम करता है मसल सेंसर से, जो बहुत चीप है और वो ECG स्टिकर्स जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं उनसे काम करता है। अच्छा। और उनके बगैर काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट आपने एक तो चले अपने तौर पे आपने बनाया, लेकिन क्या किसी ऐसे डिफरेंटली एबल डिसेबल शख्स के ऊपर आपने किया? ये ठीक कामयाब हुआ तजर्बा इसका? जी, मैंने टेस्ट किया था इसको ECG स्टिकर्स के साथ और ये काम बिल्कुल सही किया उसके साथ। उसको थोड़ा टाइम लगा जैसे टू गेट यूज्ड टू इट, उसके जैसे इसका कंट्रोल होता है, मगर फिर उसको यूज करना हो गया। और मैं सोचो कि समर में इसके ऊपर मैं और भी काम करूं ताकि ये प्रोटोटाइप से पायलट प्रोजेक्ट इसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। कितनी कीमत पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कितनी कॉस्ट आई इसके ऊपर, अगर आप बता सकें? तो मैंने स्पेंड किए अराउंड $500 US। मुझे रुपीस में नहीं पता मगर डॉलर्स में $500।
प्रॉब्ली 1,30,35,000 रुपए पाकिस्तानी। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि अभी तक जिस तरह से आपने बताया कि एक डिफरेंटली एबल्ड जो है शख्स, उस पर आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, या एक से ज़्यादा लोगों को भी ये जो आपने मसनूई बाजू बनाया लगाकर इसको ऑपरेट किया है आपने, और अगर ये अब आप इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं तो ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगा? जी, तो मैंने मेंशन किया कि समर में अभी मैं इसके ऊपर और भी काम करूंगा ताकि ये प्रोटोटाइप से रियलिटी हो जाए। और मैं सोच रहा था कि इसको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाऊं, कि मैं इसकी फाइल्स और सारा इक्विपमेंट ऑनलाइन वेबसाइट में सेल करूं ताकि पीपल इसको खुद घर में बना सकते हैं और बहुत ही ईजी है बनाना। जी अच्छा यार, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आई मीन लोग इसको जब कमर्शियल पर्पस के लिए सोचते हैं, और वैसे हम अगर थोड़ा सा इसको, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो डिसेबल्ड थे, जिनके पास आर्म्स नहीं थे, इसने आपको इंस्पायर किया कि आप उनके लिए काम करें, तो क्या आप खुद इसको ये भी इरादा रखते हैं कि कमर्शियली इसको फर्दर लॉन्च करें, या किसी कंपनी वगैरह से कोई एग्रीमेंट करें, या कोई बात आपकी हुई हो इस अचीवमेंट के बाद किसी कंपनी से? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नॉन प्रॉफिट से बात की है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको सबसे पहले पीपल को हेल्प करूं, जैसे इसको मैं फ्रीली अवेलेबल करूं विदाउट एनी कॉस्ट। फिर कमर्शियल के लिए मैं अभी कमर्शियल के लिए नहीं है, मगर अभी मैंने सोचा है मैं इसके ऊपर और भी काम करूं ताकि ये इजीली और चीपली अवेलेबल हो सबके लिए। तो अब्दुल्ला, ये जो है मार्केट में जो दूसरे मसनूई बाजू हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट होगा? एक तो मटेरियल का आपने जिक्र किया कि वो ये जो है आपने स्पेशली प्लास्टिक मेड है, ये जो मसनूई बाजू आपने तैयार किया है। तो डिफरेंट इसलिए कि वो यूज़ करते हैं टाइटेनियम और स्टील। मेरा है ABS प्लास्टिक, जो है हाई हीट रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक। नॉर्मल प्लास्टिक नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, और ये लाइट वेट भी है। वो जो दूसरे प्रोडक्ट आर्म्स है वो मोर वेट उठा सकते हैं, और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, और ड्यूरेबल मोर है। मेरा 3 किलोज उठा सकता है, मेरा भी ड्यूरेबल है, मगर एवरी ईयर इसके ऊपर चेक करना होता है कि इसका सब कुछ काम कर। और इसका ये बेनिफिट है कि अगर छोटा कोई भी पीस या पार्ट टूट जाए तो इजीली 3D प्रिंट हो सकता है, और ये मेन डिफरेंस है। ठीक है अब्दुल्ला, जब हम आपसे बात करें, एक तो आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, दूसरा आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा काम किया, और तीसरा जब आप बात कर रहे हो ना, तो आई वाज लिटरली मूविंग माय हैंड्स, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे बॉडी पार्ट्स का ठीक होना, जिनके बारे में हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, और वो लोग जिनके पास ये नहीं है उनकी कितनी बड़ी मजबूरी है। लेकिन आप जैसे लोग मसीहा हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और वेरी यंग अब्दुल्ला, हम चाहते हैं कि आप ऐसा करते रहें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिलें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दिस वाज एक्सप्रेसो हीरो, हमारे साथ अब्दुल्ला ख्वाजा, जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बल्कि इस टैलेंट को आवाम तक ऐसे लेके जाना चाह रहे हैं कि आवाम खुद से ही आर्टिफिशियल आर्म्स को तैयार करें और इनको इस्तेमाल कर सकें। वेरी इंप्रेसिव। बिल्कुल ऐसा है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज से ही हम खेल के मैदान से अच्छी अच्छी खबरें आपको दे रहे हैं, क्रिकेट की हमने बात कर ली है, फुटबॉल की जरा बात करते हैं। पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली बार फीफा क्वालिफायर राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया है, जहां उसका मुकाबला सऊदी अरब, उर्दन और ताजिकिस्तान जैसी बड़ी टीमों से रहा। राउंड 2 में पाकिस्तान टीम अगरचे कोई मैच नहीं जीत सकी, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर टीम के हौसले बड़े बुलंद है और आइंदा दीगर बड़े इवेंट्स में क्वालिफाई करने के लिए कोशिश है। सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, बड़ी खुशाइंद बात है ये। और आज पाकिस्तान का मुकाबला इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में सऊदी अरब से होगा, जिसके बाद पाकिस्तान 11 जून को ताजिकिस्तान के खिलाफ दोशंबा में मद्दे मुकाबिल होगा। सऊदी अरब की वही टीम है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में नंबर 1 टीम अर्जेंटीना को शिकस्त से दुचार किया था। और लेकिन हम खुश हैं कि आज पाकिस्तान में ये मैच होने वाला है। सऊदी अरब में कौमी तातील दे दी गई थी और बहुत खुश हुए थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और आज ये टीम हमारी मेहमान है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में लैंड हो चुकी है। हाई सिक्योरिटी के अंदर ये टीम पाकिस्तान के अंदर पहुंची है, इसको जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया है। उम्मीद है कि मैच भी बड़ा जैम पैक होगा और जो फुटबॉल लवर्स है वो देखने आएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा इवेंट है और हम इस पे बात ना करें। हमारे साथ आज सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हारून अहमद साहब एक बार फिर मौजूद हैं। एक दफ़ा पहले इनसे मुलाकात हमने आपकी कराई थी, आई थिंक वंस वी वन अगेंस्ट कंबोडिया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा हम बात करते हैं। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और
बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हम भी बहुत खुश हैं और डेफिनेटली ये खुशियां हमारी साझी हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, हमारे कौमी परचम के लिए हैं। मेरा सवाल पहले यही था कि आप कैसा फील करें, तो आपने कहा कि आप खुश हैं, तो इससे आगे बढ़ जाता हूं मैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इंटरेस्टिंग मैच है, हम बड़े मुतमईन होंगे, ज़बरदस्त होगा कि हम जीत ही जाएँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छे स्पिरिट के साथ खेले, एक अच्छे जज्बे के साथ खेले। सो आप टीम की प्रिपरेशंस कैसे देख रहे हैं आज के इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच के अंदर? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि टीम की प्रिपरेशंस एक तो बहुत अच्छी हैं। हमने एक प्रॉपर कैंप किया, कोच आए हुए थे और कोच टीम की परफॉर्मेंस से खुश हैं। दूसरा मेरा ख्याल है, जब हम सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी अरेबिया में खेल के आए थे तो फुल टाइम पे स्कोर हमने 2-0 कंटेन किया था, सऊदी अरेबिया के 2 हमारे 0, और फिर आखिरी 5 मिनट में 2 गोल और पड़ गए। तो इस दफा टीम के हौसले बहुत बुलंद हैं और वो इस बात पे पुरअज़म है कि पहले से बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला वो अपने फैंस को और अपने मुल्क को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हारून साहब, आपकी मतलब अथक काविशों की वजह से ये मुमकिन हो पाया है आपकी और आपकी टीम की कि एक बड़ी टीम जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और पाकिस्तान का आज सऊदी अरब के साथ मैच है, क्रेडिट आपको जाता है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जी ये एज अ नेशन पाकिस्तान के लिए एक तो बहुत ही खुशाइन है कि इतनी बड़ी टीम आई। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि कभी भी एक आदमी का अकेला हर काम नहीं होता। हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी ने बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि पाकिस्तान में पहली दफा लाइट्स में एक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होगा आज रात को, तो ये इसमें पीएसबी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इकट्ठे मिल के सारे काम करें तो पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इंडीड इंडीड। टीम के लिए कैसा है, हम कैसे फर्दर कैपिटलाइज कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस को जो हम लेने जा रहे हैं? आई मीन प्लेइंग अगेंस्ट टीम सऊदी अरेबिया, जिसके कुछ प्लेयर्स आई बिलीव रोनाल्डो के साथ खेलते हैं अल नसर के खिलाफ या उसके क्लब के अंदर। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, आई मीन क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर। तो आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं हम? मैं ये समझता हूँ कि जी ये एक इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो सबसे ऑब्वियस है वो ये है कि अभी नेशनल चैलेंज कप हुआ हमारा, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स खेले, उसमें भी हमने इंटरनेशनल स्काउट बुलाया हुआ था एक, क्योंकि क्या पता हमारा टैलेंट दुनिया भर में प्लेस हो सके। तो अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह टीम को, प्लेयर को एक्सपोजर मिलता है, तो मुझे उम्मीद है ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे हमारी गेम बेहतर होगी, बट मैं चाहता हूँ हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल मौके मिले खेलने के लिए। ठीक है। अच्छा हारून साहब, जिस तरह से भी आपने नेशनल चैलेंज कप की बात की, तो क्या फिर हम आगे एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में कि मजीद टीमों को भी दावत दी जाएगी ऐसे फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए? बिल्कुल। तो अभी देखिए, हमारा जो अपना नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप है, हम वो करवाएंगे अगले महीने, और फिर हम चाह रहे हैं कि एक 4 नेशन वुमेन टूर्नामेंट हम पाकिस्तान में अगस्त के महीने में होस्ट करें। तो उसके लिए भी तैयारियां हैं, उसके लिए भी हम टीमों से बात कर रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट बिग इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हम एक 4 नेशन वुमेन्स इवेंट करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त क्या हमारे पास जो ट्रेनिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने आपसे बात की थी, आप स्टूडियोज में थे, तो हमने ट्रेनिंग को डिस्कस किया था, हमने फुटबॉल ग्राउंड्स को डिस्कस किया था, और वो ऑब्वियसली अप टू द मार्क नहीं है जैसे दुनिया भर के अंदर हैं, और फुटबॉल का वो कल्चर भी नहीं है ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, जिससे नीचे से प्लेयर्स ऊपर आए और फिर टीम का हिस्सा बने। तो उसके लिए अब तक हमने कोई डेवलपमेंट की है करंट सेटअप के अंदर? इस पर कोई बात हुई है? इज देयर एनी फर्दर इंप्रूवमेंट इन दैट? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने देखा जिन्ना स्टेडियम, जो पहले लाइट्स के साथ नहीं था, अब उधर लाइट्स तक गई। इसी तरह लाहौर में हम पंजाब स्टेडियम, तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हम काम में लगे हुए हैं, उनको भी हमने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, वो भी अपना स्टेडियम इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह जो छोटे प्लेइंग फैसिलिटीज हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी इम्प्रूव हों। तो हमारी काफी जगह इस पे काम शुरू भी हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा हम देखेंगे कि बहुत सारी फैसिलिटीज इम्प्रूव होती नजर आएंगी। ठीक है, तो एक तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपके तवस्सुत से हमारी किसी सऊदी प्लेयर से भी सूनर और लेटर बात हो जाए और उनसे हम जान सके कि उनके जज्बात क्या हैं। लेकिन आपकी चूंकि मुलाकात हुई होगी और आप बराह रास्त इस इवेंट के स्टेक होल्डर हैं, क्या जज्बात हैं सऊदी टीम के पाकिस्तान आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम देयर हियर? मेरा क्या जी, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो मैच है ये सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूल टेबल की इस वक्त पोजीशन है, सऊदी अरेबिया के लिए मैच जीतना
और उसमें अच्छा स्कोर करना भी ज़रूरी हो चुका है। Okay. तो इसलिए वो भी मतलब तैयारी के साथ आए हैं और फुल इंटेंशन के साथ आए हैं जीतने की। और मैं समझता हूँ जब दोनों टीमें पुरअज़म होकर ग्राउंड पे उतरती हैं तो फैंस को एक बहुत अच्छा मैच मिलता है देखने को। वैसे क्राउड पार्टिसिपेशन से आप मुतमईन हैं? पहले तो फैंस ने स्टेडियम्स भरे हैं इस्लामाबाद के लोगों ने, और अब भी एक्सपेक्टेड है, इतनी बड़ी टीम है तो आई बिलीव फुटबॉल लवर्स तो they'll go crazy। क्या टेक है आपका? इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि इस गेम को, फुटबॉल को, फैंस की सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। और आज तक आप देखें फुटबॉल को फैंस ने जिंदा रखा है पाकिस्तान में। आज स्टेडियम में हम उन्हें वेलकम भी करेंगे और हमने स्टेडियम में एक बहुत बड़ा फैन जोन भी बनाया है जहाँ डिफरेंट किस्म के इवेंट्स भी उनके लिए रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो खुश होंगे फुटबॉल इवेंट पे आके इंशाल्लाह। अच्छा हारून साहब, बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है और आपके तवस्सुत से हम शायकीन को भी पहुंचा देते हैं कि भाई मैच देखने के लिए ज़रूर जाएं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा सा मैच होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हारून अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी भरपूर काविशों की वजह से ये आज का इवेंट भी मुमकिन हो पाया और एक बहुत अच्छी बड़ी टीम फुटबॉल की पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है। आज का मैच खेलने के लिए हम आपके मशकूर हैं और दीगर फुटबॉल शायकीन की तरह हमारे भी जज्बात यही है कि इसी तरह से दीगर टीमों को भी आना चाहिए पाकिस्तान। इंशाल्लाह जरूर, उम्मीद है हम अच्छा फुटबॉल गेम ऑफ फुटबॉल इन फ्यूचर जरूर देखेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कल वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज डे था और इस पर हमने बात की। तो जनाब ये जो मौसमियाती तब्दीली है ना सिर्फ इंसान के रवैये और बर्ताव पर असरअंदाज होती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उसका गहरा असर होता है। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ जो जल्द की बीमारियाँ हैं वो आती जाती रहती हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत में तेज़ी से जो मुख्तलिफ जल्दी मसाइल हैं, जो स्किन डिजीज़ हैं, उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर तेज़ धूप और फिर बार बार आने वाले पसीने की वजह से जो दिक्कत है, परेशानी है, मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मौसम गर्मा में जल्दी बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं और गर्मियों में अपनी स्किन की जो है वो हिफाजत कैसे की जाए और हीट स्ट्रोक से जल्द को कैसे बचाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महानूर रियाज खान साहिबा मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम महानूर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महानूर, ये बताइएगा कि मेजर क्वेश्चन यही है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है स्किन डिजीज़ बढ़ जाती है। खासतौर पर गर्मी में हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्किन के जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखो, इसकी एक तो वजह बहुत ज़्यादा ये है कि देखो हमारा जब मौसम की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी पे। जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपका जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हम ये कि इतना ज़्यादा ऑफन अगर उसे प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे, जैसे कि हम अगर प्रॉपरली अपना शावर नहीं ले रहे, हम अपनी जो है वो क्लोथिंग जो है वो रेगुलरली नहीं चेंज कर रहे। अब क्लोथिंग चेंज करने में भी हिना ये नहीं है कि हम खाली ये कहें कि जो कपड़े नॉर्मली हम पहनते हैं, इसमें आपके अंडर गारमेंट्स भी आ जाएंगे, आपके सॉक्स आ जाएंगे, आपका हेडवेयर आ जाएगा, आपकी ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर बैक्टीरिया स्टे और कंटेन्ड हो जाता है। जैसे कैप्स आप नॉर्मली पहनते हो तो सेम कैप आप नॉर्मली धोते तो नहीं हो, आप सिमिलरली पहन के आप दोबारा चले जाते हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो कंटेन हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो जब हम दोबारा से उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तो हम न्यू बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जाहिर है ये कि जो पुराना उसके अंदर मौजूद है वो भी उसके अंदर से ऑब्वियसली रिमूव नहीं होता। तो इसमें हाइजीन का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए कि प्रॉपरली जो आपके जो एसेंशियल्स हैं उनको प्रॉपरली जो है वो वॉश्ड और जो है वो क्लिंस्ड पहने। और उसके अलावा ये कि बॉडी को भी ये ख्याल करें कि जो आप डेली रेगुलरली शावर लें प्रॉपरली उसको जो है वो, ताकि आपकी वो एंटीबैक्टीरियल आपके जो सोप्स होते हैं या आपके जो पाउडर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि ये कि वो आपके बैक्टीरिया को भी किल करे और ये कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हाइजीन के थ्रू मेंटेन हो जाए। अच्छा मानूर, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए फिर? देखो, ऑयली स्किन में बहुत सी चीज़ें, ये ऑयली स्किन में होता क्यों है बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस? इसलिए होता है कि नॉर्मली ऑयली स्किन उन लोगों की होती है जिनके मसाम ज़्यादा होते हैं। तो जब मसाम ज़्यादा होंगे जाहिर है फिर वही के स्वेटिंग ज़्यादा होगी उन लोगों में और उससे बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होगा। केयर तो इनमें अगर हमारी जाहिर है ऑयली स्किन है हमें थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, नॉर्मल है तो थोड़ी सी आपकी उसमें जाहिर है कि थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन ये कि उसमें अगेन हाइजीन का प्रॉपरली केयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उससे।
अच्छा, इस सारी जो ये हीट स्ट्रोक की सिचुएशन चल रही है इस वक्त भी, स्किन के हवाले से हमने बात की, डाइट के थ्रू हम कैसे जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं या बेहतरी ला सकते हैं? हिना, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि नॉर्मली जो आजकल हीट स्ट्रोक के हमारे पास ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इंक्रीज़ हो गया है, 40, 41, 42 तक जो है वो आपका जा रहा है आजकल। तो उसमें ये है कि हम अब देखो, जिस तरह ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारा जो ठंडे पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उससे हमारा एपेटाइट ऑफ वाटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप देखो, ठंडा पानी एक गिलास भी लेते हो तो वो आप फुलफिल्ड फील करते हो, आपको लगता है प्यास बुझ गई है, लेकिन बॉडी को जो है वो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें एक तो ये कि जब जाहिर है हम पानी कम पिएंगे तो बॉडी के अंदर पानी का जो लेवल है वो कम होगा, और ये कि जब हीट से जो एक्सपोज्ड होंगे तो ये होगा कि टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ होके आपको जो है वो आप शॉक में चले जाते हो, हीट स्ट्रोक में चले जाते हो। तो प्रिवेंशन के लिए पहले तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो डिहाइड्रेशन को किस तरह बेहतर करो कि ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब ज़्यादा बेहतर होता है। उससे ये है कि आपको उससे मेटाबॉलिज्म भी आपका जो है वो बेहतर रहता है। अदरवाइज़ अगर आप कोल्ड वाटर लेते हो उससे बहुत सारे जो हैं वो सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो नुकसानात हैं, कि जिनमें अगर देखो हम ये अगर ठंडा पानी लेते हैं तो आपकी जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है। उसके अलावा आपका जो है वो फैट जो है वो प्रॉपर्ली बॉडी से नहीं निकल पाता, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से डिग्रेड नहीं हो रहा। तो एक तो ये कि थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। दूसरा ये कि आप अपना जो है वो क्लोथिंग जो है वो थोड़ी सी एयरी रखें, खुले कपड़े पहने, लाइट वेयर लें। आप जिस तरह हर मौसम के लिहाज से हर चीज़ को चेंज करते हैं, सिमिलरली इसमें भी हम अपनी जो है वो क्लोथिंग के साथ साथ शू वेयर उसको भी चेंज करेंगे कि एयरी हो। डार्क कलर्स को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल डार्क कलर्स को अवॉइड करेंगे। शू वेयर में मैं इसलिए बहुत कहूँगी क्योंकि जिस तरह देखो हम सॉक्स पहनते हैं तो आपका जो बॉडी से हीट निकलने का सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो थोड़े से एयरी, जिस तरह आपके सैंडल्स हो जाते हैं, कपड़े खुले पहन लो, उसमें लाइट वेयर पहन लो। लाइफस्टाइल थोड़ा सा रंग बिरंगे इस वक्त सन ब्लॉक्स के हम इश्तारात देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसको क्या ले लें, बस अच्छा जिसका बिल बोर्ड बड़ा है वो वाला ले लें हम, या इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? आप लोगों के पास तो लोग आते हैं कहते हैं भाई ये लोग तो बड़े महंगे मशवरे देते हैं, तो क्या करें? नेचुरल क्या है इसके लिए, और कोई मुफ्त मशवरा दे दें आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए, लोगों को फायदा हो जाए। अच्छा, इसमें देखो जो गर्मियों के अंदर आप थोड़ी सी स्किन को सूथ डाउन करने के लिए अगर हम नेचुरल चीज़ों के अंदर देखें तो उसमें यह है कि आप अगर जिस तरह आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसमें यह कि उसके आप क्यूब्स बना के रख लें, एक तो उससे ठंडक का एहसास होगा, दूसरा ये कि जो आपको बर्न हुए में जो हीट बर्न्स होते हैं वो भी थोड़े सेटल डाउन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाती है। उसके अलावा आप उसके अंदर जो है वो योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा, उससे प्रोबायोटिक्स ज़्यादा होते हैं तो बैक्टीरिया आपका जो है वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। आप उसके अंदर अपना वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा रखें बॉडी, ताकि आप पानी जितना लेंगे उतना ज़्यादा ज़ाहिर है बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्या कहते हैं हाइड्रेशन वो फुलफिल्ड होगा। इन केस इफ आई हैव टू बाय सनस्क्रीन लेना है मुझे, तो मैं क्या चीज़ें जहन में रखूं जब मैं लेने जाऊं एक आम कंज्यूमर के तौर पे, क्या देखूं उसके ऊपर? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो एक ये चीज़ के ना, और इसी का दूसरा सही भी कि क्या ये मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड होना ज़रूरी है? मैं डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके लूँ या मैं खुद भी ले सकता हूँ? अच्छा इमरान, इसमें भी सनस्क्रीन जो है वो 2 से 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक आपकी जो है वो नॉर्मल स्किन की होती है, एक आपकी ऑयली स्किन की होती है, ठीक है, एक सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। तीनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो हर बंदे की नीड के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही होती हैं। सबसे पहले सनस्क्रीन में हमें जो देखना चाहिए, हमारा जो रीजन है इसके अंदर हमारा SPF मिनिमम जो है वो आपका 50+ होना चाहिए। SPF वो स्पेक्ट्रम होता है जो कि आपकी UV रेज को जो है वो कंट्रोल करता है। तो उसमें ये है कि उसका 50 का लेवल जो है वो हमारे यहाँ के रीजन के अंदर ज़रूरी है कि वो हो इस गर्मी के अंदर। नॉर्मली हम 30+ भी ले लें तो ठीक, लेकिन गर्मी के अंदर 50+ होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये कि जो आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि वो मेडिकेटेड हो, कमर्शियली ना हो। मेडिकेटेड में भी बहुत रीजनेबल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें ये है कि उससे ज़रा ये कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बेहतरीन, वाओ, कम खर्च बाला नशी का फॉर्मूला रखें लेकिन स्किन पे एक्सपेरिमेंट करें। मानू, थैंक यू वेरी मच, आपने कम वक्त के अंदर अच्छी हौसला अफजा बातें की।
और उम्मीद है कि इसका कुछ फायदा आपको जरूर है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज द थिंग। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, खुश रहा करें पाकिस्तानियों, ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। आजकल वैसे बिजली के बिल आने का मौसम है और हम खुश रहने की बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, एक भरपूर फरमाइश है हमारे पास हमारे क्रिकेट फैन भाई की कि आप पाकिस्तानी टीम को विश करें। तो जनाब हम पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करें और ऐसे ही कर सकते हैं विश हम कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेले और आजम खान और शादाब हमें गलत साबित करें। कल हम कह रहे हो कि भाई हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, हो सके तो हमें माफ कर दें। हमारी बेस्ट विशेस टीम के साथ है, अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते 8:30 बजे आज। जी हाँ बिल्कुल। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।